नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। देश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। देश की जनता अगले 5 सालों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने को तैयार है और इसके लिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। सत्ता के लिए 11 यानी कि आज से और 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। एक बार फिर से जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई सत्ता में आने पर जनता के लिए वो करने का दावा कर रहे हैं जो पिछले करीब 70 सालों में नहीं हो सका। जनता हैरान परेशान है, आखिर किसके वादों और दावों पर भरोसा करें। इसी माहौल में हम देश भर में घूमकर जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता की बुनियादी समस्या क्या है और आखिर जनता इस बार किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको बदायूं संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता ने अपने सांसद को चुनने के लिए क्या पैमाना तय किया है और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता वोट करेगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं में इस वक्त सियासी हलचल चरम पर है। यहां तीसरे चरण के तहत 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट माने जाने वाली बदायूं के चुनावी समीकरण साधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव बदायूं के वर्तमान सांसद है और तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को अपने विकास कार्यों और गठबंधन के वोट बैंक का भरोसा है। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। आपको बता दें कि संघमित्रा इससे पहले 2014 के लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर यूपी की मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी हैं। उस वक्त उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में थे। इसके अलावा 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी वो एटा जिले की अलीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी ने अब उन्हें समाजवादी पार्टी की मजबूत गढ़ बदायूं से टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी में थे और बदायूं सीट से ही समाजवादी पार्टी की टिकट पर 4 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को चुनाव मैदान में उतारकर बदायूं की सियासी जंग को त्रिकोणीय बना दिया है। बदायूं में समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। बदायूं के वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव को अपने विकास कार्य और गठबंधन के वोट बैंक का भरोसा है। तो ये बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य का मुद्दा बीजेपी महिला सुरक्षा और बदायूं को उनकी पुरानी पहचान वापस दिलाना है। जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सलीम इकबाल का कहना है कि इस बार तो बदायूं में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और इस लड़ाई में जनता उनके साथ है। सवाल यह है कि जनता के हित में काम किसने किया है और जब जनता इन चीजों पर विचार करेगी और कर रही है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इस गठबंधन के अलावा जनता को मैं नहीं समझता कोई दूसरा पसंद आएगा। यही गठबंधन पसंद आएगा। उम्मीदवार चूंकि गठबंधन का मैं स्वयं हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनता को जरूर मेरा जनता का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। ये मैं उम्मीद जरूर लगाया हूं। आपकी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी जनता का पूरा समर्थन पिछली बार भी था। अकेले समाजवादी पार्टी की ताकत पर बहुत बड़े वोटों से जनता ने मुझे चुनाव जिता के भेजा था और अब तो बहुजन समाज पार्टी और लोकदल भी हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं जो कहावत है कि 1 पे 11 बनते हैं, तो ये जो तीनों दलों का गठबंधन है कहीं ना कहीं वोट के तौर पे भी मल्टीप्लाई होंगे। मुद्दों पर भी हम लोग बहुत आगे जाएंगे और देश का जो जनमानस है वो इस समय मोदी जी को हटाना चाहता है।
और वो लोग भी जो लोग मोदी जी को हटाना चाहते हैं उनकी स्वाभाविक तौर पे विकल्प ये हमारा महागठबंधन होगा। और गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे पार्टी ने, महागठबंधन ने मुझे भेजा है, तो मुझे यकीन है कि मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। बाकी कौन क्या कर रहा है, कैसे लड़ रहा है, उससे मुझे इस बात की चिंता न पिछले चुनावों में थी न आज है। बदायूं के लिए मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बदायूं जिस ये जाना जाता है, आज उसकी पहचान विलुप्त हो चुकी है। आज अगर बदायूं की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं बदायूं वही शहर है जहाँ पे 2 लड़कियों का बलात्कार करके पेड़ में टांग दिया गया था, जहाँ पर सामूहिक बलात्कार किसी महिला के साथ में हुआ था, या जहाँ पर अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इन चीजों से आज बदायूं की पहचान होती है। बदायूं अपना वास्तविक पहचान आज की डेट में खो चुका है। उस वास्तविक पहचान को पुनः लाना है हमें, और यहाँ की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखने का काम करना है। अगर वो सांसद होते हुए कुछ किए होते तो आज उन्हें जिस तरह की कल दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन्हें नहीं करना पड़ता। और रही बात विकास की, तो हमें ऐसे विकास को लात मारना चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम करता हो। कि जाति समीकरण की जहाँ तक बात आती है, हम जाति को आधार नहीं मानते हैं, हम मानवता को मानते हैं। हम मानव एक समान की बात करते हैं, जाति धर्म को हम एक किनारे रखते हैं। तो हमें जातिगत आंकड़ों से मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि हमारे बदायूं क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं, और उन्हें हम 23 तारीख तक अपने फेवर में लाएंगे और उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि बदायूं में परिवर्तन उनकी बेटी करने आई है और धर्मेंद्र यादव से ज्यादा विकास करके एक कार्यकाल में दिखाएगी। जो भी मैं विकास कर पाया वो मैंने करने की कोशिश की, मगर कभी भी मैंने लोगों में फर्क नहीं किया, सबको साथ लेकर चला और सबसे प्यार किया। तो यही मेरा सबसे बड़ी ताकत है, और मुझे इतना प्यार मिल रहा है क्षेत्र में कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफा फिर मेरी जीत होगी। देखिए, ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस और बीजेपी की है, ये केंद्र का चुनाव है, और केंद्र में या तो कांग्रेस सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो, ये सरकार नहीं बना सकते, ये किसी न किसी के साथ शामिल होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मेरा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से। तो सभी दलों के प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बदायूं की जनता किसके दावे पर एतबार करती है और उनके लिए वोटिंग के वक्त मुद्दा क्या होगा, आइए जानते हैं। बदायूं की जनता हमारे साथ है, बदायूं का वोटर हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं किन किन मुद्दों को लेके ये अपना वोट करेंगे। मुद्दा विकास का रहेगा, और यहाँ पर विकास के नाम पर जो भी कार्य करेगा उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ पर स्वास्थ्य सबसे पहले जरूरी है, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के जो होना चाहिए, डॉक्टर्स की सुविधा, हॉस्पिटल्स की सुविधा, वो अभी तक कोई खास नहीं है, जो होनी चाहिए उसकी ज़रूरत है। बदायूं में सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करिए। युवा पढ़ता ही इसलिए है, हम और आप सभी लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें मुख्य रूप से जो है रोजगार चाहिए, और हम पढ़ाई क्यों करेंगे जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा। हम इंटर पास करके घर बैठ जाएंगे, अपनी शिक्षा को पूरा कर लेंगे, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पहले बेरोजगारी को दूर करिए, और जो सांसद, जो भी नेता जो है झूठे वादे नहीं करेगा और अपने वादे पूरे करके बेरोजगारी को दूर करेगा, हम उसको वोट देंगे। मुद्दों क्या सर, मतलब जो सफाई मतलब करेगा उसके साथ हैं हम। क्या करेगा, क्या विकास करेगा? विकास करेगा जब पढ़ाई है, शिक्षा है, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, रोड हैं, और यही है। विकास को लेकर वोट करेंगे क्योंकि धर्मेंद्र यादव जी ने जो यहाँ विकास कराया, विकास की गंगा भाई धर्मेंद्र यादव जी ने मेडिकल कॉलेज भी दिया, और यहाँ पर जो इंटर कॉलेज धर्मेंद्र यादव जी ने दिया, ओवर ब्रिज दिया। इतना विकास कराया धर्मेंद्र यादव जी ने जिसका कोई किसी नेता ने पिछले टाइम में कराया ही नहीं। आज हमारा बदायूं विकास के नाम से जाना जाता है। मुद्दा विकास का मुद्दा है, हमने विकास किया है, हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने विकास किया है। आपको लगता है भाजपा ने विकास नहीं किया? भाजपा का कोई विकास ही नहीं है। जनधन योजना कोई विकास नहीं होता। जनधन योजना में जितने खाते खोले गए वो ये कहलवा के खोले गए कि 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख उसमें नहीं आया। फिर उस जनधन योजना से ही सरकार ने वो पैसा काट लिया, मिनिमम बैलेंस में करोड़ों रुपया पा लिया। तो जनधन योजना कहाँ है भाई? पात्रा जी वहाँ पर खाना खाते हैं, वहाँ पर जिस खाने पे जाते हैं वहाँ चूल्हा ऐसी रखा हुआ, कहाँ है उज्ज्वला योजना भाई साहब?
देश के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की वो नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक एक अच्छी चीज है, लेकिन हम यहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारा जो विकास करेगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में 1 घंटा करे, मैं देश के हित में वोट करूंगा। जो देश के हित के लिए काम कर रहा है मैं उन्हें वोट करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बहुत हमारे विश्व में बहुत ऊंचा किया है। मैं उन्हें वोट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा। और उन्होंने कई योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को जो वो दिया है, प्रोत्साहन दिया है, उन ऐसे व्यक्ति के लिए वोट करूंगा। बदायूं की सियासी फिसल समाजवादी पार्टी की माकूल है। यहाँ के चुनावी समीकरण में यादवों और मुस्लिम मतदाताओं का वोट समाजवादी पार्टी की जीत का आधार बनती रही है। बदायूं के वर्तमान समाजवादी पार्टी सांसद यहां से लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं। अब बदायूं के चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा, ये तो 23 मई को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहां समाजवादी पार्टी की जीत के दावे से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बदायूं लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पिछले 6 लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी इस सीट पर अजेय है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव अभी यहां से सांसद है। धर्मेंद्र यादव लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर इस बार भी चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के मुकाबले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे यहाँ बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बदायूं लोकसभा सीट के समीकरण को देखें तो इस सीट में यादव और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। यहाँ यादव और मुस्लिम मतदाता करीब 15% हैं। 2014 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ करीब 18 लाख मतदाता हैं। इनमें से 9.7 लाख पुरुष और 7.9 लाख महिला मतदाता हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर की वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में सूबे की महज 7 सीट ही विपक्षी दलों के खाते में आई थी। उनमें से 1 सीट थी बदायूं लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र की इस लोकसभा सीट पर मोदी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और यादव खानदान के धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में जीत दर्ज कर इस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में फिर से डाला था। मोदी लहर के बावजूद बदायूं की जनता ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को सिर आंखों पर बैठाया और धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। धर्मेंद्र सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई अभय राम यादव के बेटे हैं। वो इस सीट से लगातार 2 बार 2009 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। धर्मेंद्र यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ब्लॉक प्रमुख के तौर पर की थी। एडीआर के आंकड़ों के अनुसार उनके पास 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। धर्मेंद्र यादव ने अपनी सांसद निधि से करीब 75% राशि खर्च की। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने यहां एक तरफा जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को 4,98,378 वोट मिले थे, जो कुल मतों का 48.50% था। जबकि दूसरे स्थान पर रही बीजेपी के उम्मीदवार वागीश पाठक ने 3,32,031 वोट यानी 32.31% वोट हासिल किए थे। चुनाव में तीसरे नंबर पर बीएसपी के अकमल खान रहे, जिन्हें महज 1,56,973 वोट से ही संतोष करना पड़ा था। 2014 के चुनाव में इस सीट पर कुल 58% मतदान हुआ था, जिसमें से करीब 6200 वोट नोटा में गए थे। बदायूं सीट पर पिछले 3 दशक से समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि वर्तमान सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं सीट पर पहली बार 2009 में जीत दर्ज की थी। सलीम इकबाल शेरवानी का टिकट काटकर मुलायम सिंह यादव ने बदायूं से अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा था। 2009 के चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने बीएसपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को 32,542 वोट के अंतर से हराया था। बदायूं लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गुन्नौर, बदायूं सदन, बिलसी, सहसवान और बिसौली विधानसभा सीट शामिल है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 5 में से 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी।
बीजेपी ने गुन्नौर, बदायूं सदर, बेलसी और बिसौली विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी एकमात्र सीट सहसवान पर ही कब्जा जमा पाई थी। 2014 के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने अपना गढ़ बचा लिया था, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं में सेंध लगाई है, उससे 2019 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के अपने किले को बचाने की बड़ी चुनौती है। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बीच क्या सांसद धर्मेंद्र यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या सांसद धर्मेंद्र यादव ने बदायूं में इतना विकास कार्य किया है कि जिसके दम पर जनता उन्हें तीसरी बार सांसद बनाएगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को यकीन है कि वो बदायूं में अपना किला बचाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बदायूं के चुनावी महाभारत में यहाँ की जनता के बीच मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए आयु बदायूं के कुछ और लोगों से बात करते हैं। इसको लेके हम करेंगे वोट। तो क्या क्या विकास के मुद्दे हैं हमारे? ये सड़कें अच्छी हो जाएं और दोबारा, और जो है धर्मेंद्र यादव जी को वोट करेंगे। सड़कें तो अब अच्छी है, योगी जी ने किया था, गड्ढा मुक्त करा देंगे। आज तक कुछ ना साहब, देखो 15 दिन में गया था उन्होंने, गड्ढा मुक्त करा देंगे बदायूं को। बदायूं क्लब के बाहर जाओ, नहीं गड्ढे गड्ढे हैं। इलेक्शन में सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, विकास, और विकास के मुद्दे पे ही हम वोट करेंगे। तो क्या भाजपा विकास नहीं कर रहा है? बदायूं से जीत की दावेदारी कर रहे समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार बाहरी हैं। ऐसे में यहाँ बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा हर चुनाव में उठता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ कभी भी स्थानीय उम्मीदवार जीत नहीं पाए हैं। अब देखना है कि इस बार भी यहाँ बाहरी सांसद का ट्रेंड जारी रहता है या फिर इस बार यहाँ की जनता कोई चौंकाने वाला फैसला लेती है। वैसे तो चुनावों में बाहरी उम्मीदवारों के प्रति आमतौर पर नकारात्मक नजरिए दिखता है, लेकिन इस दस्तूर के बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र की जनता पिछले 3 दशक से पैराशूट प्रत्याशियों को ही तरजीह देती रही है। बदायूं के चुनावी इतिहास के पन्ने पलटने पर पता लगता है कि यहाँ की जनता ने साल 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में आखिरी बार कांग्रेस प्रत्याशी असरार अहमद के रूप में स्थानीय निवासी को अपना सांसद चुना था। उसके बाद से अब तक गुजरे 30 सालों से बाहरी प्रत्याशी ही यहाँ की आवाम की पहली पसंद बनी है। 2019 के चुनाव में भी जीत के दावेदार तीनों प्रत्याशी बाहरी ही हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी की संघमित्रा मौर्य और कांग्रेस के सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं के स्थानीय निवासी नहीं हैं और चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए हैं, और जीत के लिए टक्कर भी इन्हीं बाहरी उम्मीदवारों के बीच है। 2014 के चुनाव में भी बदायूं के चुनावी मैदान में उतरने वाले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिल्ली में रहते थे और अपनी किस्मत आजमाने के लिए बदायूं आए थे। बदायूं के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो बदायूं लोकसभा सीट पर 1952 से 1980 तक स्थानीय नेताओं का दबदबा रहा। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए बदन सिंह स्थानीय उम्मीदवार थे। इसके बाद 1957 के चुनाव में भी बदायूं की जनता ने स्थानीय कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सहाय को अपना सांसद चुना था। वहीं 1962 और 1967 के लोकसभा चुनाव में भी जनसंघ के स्थानीय नेता ओंकार सिंह ने बदायूं सीट पर कब्जा जमाया था। 1971 में जब बदायूं में लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार भी यहाँ की जनता ने कांग्रेस के स्थानीय उम्मीदवार करण सिंह यादव को जिताया। 1977 का लोकसभा चुनाव ओंकार सिंह ने भारतीय लोक दल के टिकट पर लड़ा और एक बार फिर से जनता ने उन्हें जीत दिलाई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद असरार अहमद आखिरी स्थानीय उम्मीदवार थे जिन्हें बदायूं की जनता ने सांसद चुना। जनता द्वारा स्थानीय नेताओं को नकारने की शुरुआत साल 1984 में हुई, जब राजीव गांधी ने अपने दोस्त और इलाहाबाद के उद्योगपति सलीम इकबाल शेरवानी को बदायूं सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इस चुनाव में सहानुभूति की लहर चलते शेरवानी रिकॉर्ड मतों से विजय हुए। साल 1989 में बदायूं की जनता ने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी को अपनाया और जनता दल के नेता और मधेपुरा से सांसद शरद यादव यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1991 में हुए मध्यावधि चुनाव में देश में राम मंदिर की लहर के बीच बीजेपी के टिकट पर स्वामी चिन्मयानंद ने चुनाव लड़ा और जीत गए। 1996 में सलीम शेरवानी ने कांग्रेस से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और फिर शुरू हुआ यादव मुस्लिम गठजोड़ का नया समीकरण, जिसे भेदना दूसरे दलों के लिए करीब 1 दशक तक नामुमकिन रहा। इसी समीकरण के बल पर शेरवानी साल 1996, 1998, 1999 और 2004 तक समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते रहे।
साल 2009 में समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने जब मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उस वक्त मैनपुरी से सांसद और यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव को सलीम शेरवानी का टिकट काटकर बदायूं सीट पर उतारा गया। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बाहरी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को बदायूं की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया और उन्होंने जीत हासिल की। ऐसा नहीं है कि इस दौरान स्थानीय नेताओं ने चुनाव मैदान में किस्मत नहीं आजमाई, लेकिन यहाँ की जनता का रुझान हमेशा बाहरी उम्मीदवारों की तरफ रहा है। अब देखना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट पर पिछले 30 सालों से चली आ रही बाहरी प्रत्याशी के सांसद बनने की परंपरा कायम रहती है या जनता इस बार कोई स्थानीय सांसद चुनकर इस परंपरा को तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट। लोकतंत्र में चुनाव मुद्दे के आधार पर लड़े जाते हैं और ऐसे में यहाँ की जनता किस मुद्दे पर अपना सांसद चुनेगी, आइए खुद यहाँ की जनता से भी जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा विकास का। जो आज हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी सारी योजनाएं, 100 से भी अधिक योजनाएं हमारे देश में आई हैं और वो योजनाएं सब जितनी भी योजनाएं बनी हैं वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए बनी है, अंत्योदय के उत्थान के लिए बनी है। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी जो कि संस्थापक हैं, उन्होंने अपना सपना देखा था कि अंत्योदय, जो हमारी अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, हमारे देश का नागरिक जो गरीब है, दुर्लभ है, हर चीज से वंचित है, ऐसे लोगों के विकास के लिए हम ये पार्टी जो है काम कर रही है। और जो पार्टी ऐसे विकास के लिए काम करेगी, तमाम सारी योजनाएं, सुकन्या बाल योजना है और जो गरीब बच्चियां हैं उनके शादी ब्याह के लिए योजना है, उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना है, इस प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं जो माताएं बहनें गांव में जंगल में जाती थी तमाम बाथरूम वगैरह के लिए, वो सब लोगों के लिए घर घर इज्जत घर, गांव गांव इज्जत घर बनवाए। और जिन गरीबों के लिए छत नहीं थी, ऐसे गरीबों के लिए छत दी, पूरा उनके मकान बनवाए। और सबसे बड़ी योजना एक गरीब आदमी के लिए अगर कोई बहुत तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।